ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर प्रयागराज से है, जहां 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज का दौरा किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वहां महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 9 विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के पश्चात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने 9 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार प्रदर्शन के लिए जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जनता की ही ये जीत है। खबर गाजियाबाद से है, जहां कोर्ट में 29 अक्टूबर को हुए न्यायाधीश व वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद बार एसोसिएशन कोर्ट खुलने के आदेश के बाद अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला है। अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा व सचिव अमित कुमार नेहरा का पुतला फूके, जिसके बाद सुबह से अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में ताला भी लगा दिया गया। पूर्ण रूप से अधिवक्तागण इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष साहब और सेक्रेटरी जी ने ये जो प्रस्ताव पास किया है सभी अधिवक्ताओं को से मिलकर बातचीत करके नहीं किया गया। उन्होंने एक अपनी राय या कुछ लोगों के माध्यम से वो एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके विरोध में आज वकीलों ने पुणे हड़ताल करी है, कोर्ट बंद किया है और गाजियाबाद कोर्ट परिसर में अध्यक्ष और सेक्रेटरी का पुतला भी जलाया है, जो आज के लिए हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है कि बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी का पुतला जलाया गया है, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। इसलिए सभी अधिवक्तागण द्वारा ये कार्य किया गया है। क्या स्थिति होने वाली है, किस तरीके से अब आगे का हड़ताल जो है वो जारी रहेगा और या क्या स्थिति बन सकती है, क्या मांगे पूरी करने के लिए क्या कुछ स्टेप आगे अगला होगा? खबर एटा से है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में एटा पुलिस अलर्ट मोड पर है। कस्बा जलेसर में इलाका पुलिस ने फ्लैग मार्च कर ड्रोन कैमरे में सर्वे किया। एसएसपी एटा के निर्देशन में अपराधियों के चिन्हित करने एवं आमजन से सुरक्षा की भावना को उत्पन्न करने के दृष्टिगत जलेसर पुलिस अलर्ट मोड पर है। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के संदीप घाट थाना क्षेत्र के घनसेरी गांव में कछाल जमीन को लेकर दो समुदाय के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद में लाठी और डंडे गोली चली। इसमें गुलफाम नाम के युवक की गोली लग गई और 4 लोग लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। सभी घायलों को मूरतगंज पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। खबर बाराबंकी से है। गुमशुदा युवक का लटकता मिला शव मिलने से हड़कंप मच गया। बीते 25 नवंबर को युवक की शादी होनी थी। युवक कुछ दिनों पहले से था लापता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर बांदा से है। आज महाकाल सेवा समिति ने समाज में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हापर क्लब मैदान में 6 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे समाज में दहेज प्रथा को समाप्त करने की कसम लेते हुए अनावश्यक खर्च को कम करने की बात कही गई। तो कैसा लग रहा है कि इस तरह से सामाजिक सम्मेलन में शादी? समाज के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। सारे खर्च कम हो गए और अगर सब लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो सबका बढ़िया बहुत अच्छा होता रहेगा, खर्च भी कम आएगा और सारे शादियाँ सब निपटते जाएंगे। इसी तरह कोई व्यवधान नहीं होगा, सबके बीच से बढ़िया शादी होती है। जिस तरीके से आज दहेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लड़कियां मारी जा रही हैं, उसमें कैसे रोक लगेगी? बस सब लोग का सहयोग यही रहेगा। ये हमारा भतीजा लगता है, ये भजन प्रयोग है। चलो ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा और इसे होना भी चाहिए। क्या अच्छाई लगी इस कार्यक्रम में? इसमें समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। दहेज प्रथा एक तो खत्म होगी, जो फिजूली खर्च हैं वो भी खत्म होंगे। ये कार्यक्रम
श्री महाकाल सेवा समिति के तत्वावधान में ये सामूहिक कन्या विवाह संपन्न हुआ है। 6 जोड़ों का विवाह है आज इस सम्मेलन में संपन्न हुआ है। आज समाज में जो ये दहेज रूपी कूड़दानों ने अपने पैर फैला रखे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए जय श्री महाकाल सेवा समिति के तत्वावधान में ये गरीब कन्याओं के विवाह सम्मेलन के माध्यम से जगह जगह जनसंपर्क करके समय समय पर कराए जाते हैं। खबर बलिया से है। वाराणसी एडीजी पीयूष मोहनिया ने कहा कि वाराणसी जोन में 9 जनपद में उन सभी 9 जनपद में अलग अलग समय पर जाकर वहां पर पुलिसिंग समीक्षा करता रहता हूं और उद्देश्य यह है कि कुछ पुलिस कर्मी अधिकारी सुझाव देना चाहते हैं, उस सुझाव को चिंतन किया जाता है जिससे आगे की कार्यों में जहां कुछ विशेष करने की आवश्यकता होती है तय किया जा सके। तो जो अपराध कारित होते हैं जिनकी विवेचना चल रही है उन विचार विमर्श करने का मुख्य अलावा अपने शहर को बेहतर बनाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, हर प्रकार से अपराध रोकने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वाराणसी जोन में 9 जनपद हैं। उन सभी 9 जनपदों में अलग अलग समय पर मैं जाकर वहाँ की जो पुलिसिंग की समीक्षा करता रहता हूँ और उद्देश्य ये है कि कुछ जो हमारे पुलिस कर्मी और अधिकारी सुझाव देना चाहते हैं उन सुझावों पर चिंतन किया जा सके, जिससे आगे की अपनी जो कार्य में जहाँ जहाँ पे कुछ विशेष करने की आवश्यकता हो वो तय किया जा सके। साथ ही जो अपराध कारित हुए हैं और जिनकी विवेचना चल रही है उनके ऊपर भी विचार विमर्श करना एक मुख्य प्रयोजन रहता है। इसके अलावा जो हम अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की यातायात व्यवस्था को अच्छा करने के लिए और हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिए कर सकते हैं। खबर एटा से, जहां थाना कोतवाली जलेसर क्षेत्र में गांव चिरगुआ में 27 वर्षीय विवाहित महिला की हत्या कर ससुराल वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। महिला की हत्या कर ससुराल वालों ने मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी जलेसर नितेश गर्ग एवं थाना प्रभारी सुधीर राघव मौके पर पहुंचे। अंतिम संस्कार स्थल पर पुलिस की टीम साथ जुटाने लगी। फील्ड यूनिट द्वारा घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है। खबर उन्नाव से, जहां संविधान दिवस के दिन जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास खंड हसनगंज में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव व पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोतवाली हसनगंज परिसर में चंद्रकांत मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है और जो संविधान की प्रति भेंट की गई है, यह इस बात का हमें शिक्षा देती है कि यह संवैधानिक संस्था है क्षेत्र पंचायत। यहाँ पर संविधान में जो गरीबों के लिए, जो पिछड़ों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए जो कल्याण की बातें कही गई हैं, उनको इस विकास खंड से अक्षरशः उनको लागू करने का प्रयास किया जाए। और इस विकास खंड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी इस दिवस पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो संवैधानिक मूल्यों का रक्षा करने के लिए काम करें। संवैधानिक मूल्यों को हनन करने का यदि प्रयास करेंगे तो ये संवैधानिक दिवस है। आज यह मैं संकल्प लेता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को पुरजोर तरीके से बेनकाब किया जाएगा। खबर एटा से, सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बढ़ गई। शासन ने निर्धारित वेशभूषा के बजाय जींस पहनकर कार्यालय आने पर एटा के सीएमओ ने सोमवार को डीपीएम मलेरिया निरीक्षक और लिपिक को वेतन रोकने की कार्रवाई की है। अयोध्या से प्रभु श्री राम की भव्य बारात आज 26 नवंबर 2024 को नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होगी। यह आयोजन राम विवाह पंचमी उत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है, जो 6 दिसंबर 2024 को जनकपुर में प्रभु श्री राम माता सीता के विवाह के साथ संपन्न होगा। बारात में लगभग 500 बाराती शामिल होंगे और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट
तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। बारात अयोध्या से निकलकर यूपी और बिहार होते हुए 28 नवंबर को जनकपुर पहुंचेगी। बारात में रथों पर भगवान राम और उनके भाइयों के स्वरूप सजाए जाएंगे। विवाह कार्यक्रम के दौरान 6 दिसंबर को जनकपुर में 40 पंडित वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराएंगे। विवाह पंचमी से पहले भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का जश्न मनाने के लिए मंगलवार को भव्य बारात उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के लिए रवाना हुई। बारात जनकपुर जा रही है, जिसे मां सीता का जन्म स्थान माना जाता है। आज दोपहर में अंबेडकर नगर दोपहर को विश्राम है और रात्रि में आजमगढ़ है। ये यात्रा 8 दिन में अपने विभिन्न स्थानों को से होती हुई और जनकपुर में पहुंचेगी। 3 दिसंबर को 4 दिन वहाँ रहेगी। जो भी विवाह के सारे नेक होते हैं उनमें सब लोग सम्मिलित होंगे, शरीक होंगे और उसके बाद जो है 8 तारीख को वहाँ से चल कर के वीरगंज होते हुए और 9 को यहाँ पर अयोध्या वापस। बारात विवाह पंचमी के दिन यानी 6 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी। मान्यता है कि नेपाली कैलेंडर के अनुसार इसी दिन त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि 2004 से राम बारात की परंपरा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शुरू की गई। हर 5 वर्ष में राम बारात वहाँ जाती है और जिस समय हम वहाँ मिथिलांचल में प्रवेश करते हैं तो वो याद आ जाता है राम के समय जो स्थिति रही होगी, उस तरह का उस क्षेत्र के लोग स्वागत, व्यवस्था, इतनी व्यवस्थाएं करते हैं कि जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। वो सम्मिलित हो गया, मतलब कहिए कि उस राम के समय का दृश्य प्रदर्शित होता है। जब भगवान के समय पे भगवान का विवाह के बाद जब बाराती जा रहे थे तो यही अयोध्यावासी एकदम रंग बिरंगों में सजावट में और राम के बाराती बन करके शामिल हो रहे थे। आज वही दृश्य अयोध्या में जब भगवान 500 वर्षों के बाद राजा बन गए तो हम लोग भी उसी तरह बाराती बन करके और जनकपुर में जा रहे हैं। बारात में अयोध्या से लगभग 500 साधु शामिल होते हैं। हजारों श्रद्धालु बाराती बनकर इसमें हिस्सा लेते हैं और जानकी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। इस बार जनकपुर में इस यात्रा में लगभग 5 लाख भक्तों के जुड़ने की उम्मीद है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्म और अध्यात्म का शहर काशी अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। बनारस का पान तो इतना मशहूर है कि इस पर फिल्मी गाने भी बना दिए गए। हजारों वर्षों की सभ्यता को संजोकर रखने वाला यह शहर समय के अनुसार व्यंजन को भी परोसता है। सुबह बनारस की कचौरी जलेबी, दोपहर में यहाँ की चाट और गर्मी के दिनों में रामनगर की लस्सी पूछिए मत। बनारस की ओस से बनने वाली मलाइयों का स्वाद चखने को मिलेगा। एक हफ्ते से जैसे ही ठंड पड़ रही है वैसे ही मलाइयों भी बनारस के चौराहों पर गली गली में बनता दिख रहा है। सभी बनारसी और पर्यटकों को इस मलाइयों के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि गर्मी के दिन में यह नहीं बन पाता। इस रिपोर्ट को देखिए। जैसे ही तापमान गिरना शुरू होता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मलइयों की मांग बढ़ जाती है। दरअसल मलइयों एक खास तरह की मिठाई है जो काशी में सिर्फ सर्दियों के दौरान मिलती है। लोग बड़ी बेसब्री से ठंड के दिनों इसका आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। स्वाद तो इसका बहुत अच्छा है। हमने ये सुना है कि इसको सर्दियों में ही हमारे यहाँ मिलता है। ये बचपन से ही हम खा रहे हैं। यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है। ये बराबर हम लोग खाते हैं। और फिर 1 साल तो लग ही जाता है, 8 महीने कम से कम तो लग ही जाता है। ये नवंबर में चालू होता है और आप मान के चलें मार्च तक ये ख़त्म हो जाता है। ये बाहरी लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है। बहुत पसंद आता है। यहाँ से लोग हम लोग अपने रिश्तेदारी में बाहर कलकत्ता, बॉम्बे, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं, पैक करा के भेजते हैं हम लोग बराबर इसे। अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा खा के। पहली बार खाएं पर अच्छा लगा। क्या सुना था इसके बारे में? हाँ सुने थे, मेरी बेटी आई थी इससे पहले तो बताई थी कि खाएं, तुम जाना तो कभी भी तो जरूर खाना। मलइयों को दूध और ओस की बूंदों से बनाया जाता है। इसमें केसर, पिस्ता और इलायची जैसी सुगंधित चीजें भी डाली जाती हैं जो इसके स्वाद को और बढ़ा देती हैं।
सर ये सीजनी चीज़ है सर, ये हमारे ठंडे के मौसम में बनता है, 2-3 महीने के लिए बनता है। और ये जो है नेचुरल जो है ओस गिरता है ऊपर से, उसी से ये दूध ठंडा होता है। टेरिस पर इसको हम लोग रखते हैं, उसी से ये दूध ठंडा होता है। और दूध ठंडा होने के बाद सुबह में हम लोग इसको उतार के लाते हैं और दूध, इलायची, केसर, रबड़ी मलाई का लिक्विड बना करके इसको फेंटते हैं, तब ये फेन तैयार होता है सर। और उसके बाद ये 2-3 महीने के बाद स्टॉप हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। कुल्हड़ या टेराकोटा कप में परोसी जाने वाली मलइयों का इतिहास बहुत पुराना है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें उनके पूर्वजों से ये विरासत में मिली है। हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है, दादा के समय से हम बना चला आ रहा है, वो बनाते रहे, पिताजी बनाए और हम बना रहे हैं। वो एक सीख मिली है जो सीख चल रही है। कैसे बनती है, सुनते हैं कोहरे के ऊँट से बनती है कैसे? ये रात को भैया दूध खौला कर कोहरे में रख दिया जाता है, बड़ी बड़ी जाली लगी रहती है ऊपर से, और सुबह उतारा जाता है इसको। और रबड़ी है, मलाई है, केसर, इलायची सब मिला के इसको मथा जाता है। इसको बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है एक टब। क्या स्पेशली ठंडी के मौसम में ये बनती है? ठंडी के मौसम में जो ओस गिरता है, ओस की बूंदों से ये ठंडा होता है, उसी के तासीर से ये तैयार होती है। मलइयों का इंतज़ार बहुत पहले से यहाँ सबको रहता है और यहाँ की बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध चीज़ है। जो भी तीर्थयात्री आते हैं इसकी तलाश में आकर इसको खाते हैं। इसका स्वाद भी अद्भुत है और बहुत टेस्टी होता है। बड़ी मेहनत से प्रक्रिया से बनाए जाते हैं और ये और कहीं नहीं मिलता है जो बनारस में मिलता है। बनारस जैसी मलइयों कहीं नहीं। मलइयों स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का खजाना है। इसके कई आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। मिठाई खाने के बाद बर्तन में बचे केसर के मीठे दूध को लोग बड़े शौक से पीते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के स्थायी श्रमिकों ने सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री एवं राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी श्रमिकों को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान स्थायी श्रमिक मोहित पांडे ने कहा कि सेंचुरी मैनेजमेंट के साथ जो एग्रीमेंट फरवरी में किया जाना है वो नवंबर महीने में भी नहीं हुआ है। वेतन विसंगति लोगों ने पाया करती है। उसी काम का एक को 60,000 मिल रहा है, उसी काम का दूसरे को 30,000 मिल रहा है। और आज वही लोग नेता है, वही लोग ठेकेदार हैं सेंचुरी के अंदर। तो इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या न्याय कर पाएंगे। ठीक है। और अंडर टेबल जो काम हो रहे हैं, अभी भी ये लोग मजदूरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोगों को कि कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को भी, शासन को भी और सेंचुरी मैनेजमेंट को भी कि सेंचुरी के अंदर बहुत भयंकर श्रमिक असंतोष पनपने जा रहा है। सीनियरिटी अलाउंस है जो 2009 के बाद के श्रमिकों के लिए मैनेजमेंट और संगठनों ने मिलकर बंद करवा दिया है। और 2009 से पहले के श्रमिकों को सभी को वो दिया जाता है, लेकिन हमको नहीं दिया जाता। क्या हम कारखाने के मजदूर नहीं हैं? क्या हम कारखाने के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं? हम सभी स्थायी श्रमिक हैं और सभी तन मन धन के साथ वहां कार्य करते हैं। हमारा जो एग्रीमेंट फरवरी माह में होना था वो आज नवंबर खत्म होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक मैनेजमेंट हमारी मांगों के हिसाब से नहीं पहुंचा है और इस बात के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा रोष है। मैनेजमेंट बार बार हमारे ऊपर इस बात का दबाव बनाता है कि आप ये चीजें मत करो, आप लोगों को जागरूक मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो। बधाई। महात्मा गांधी जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान का पालन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिल प्रबंधन लगातार ये स्थायी श्रमिकों की जो अनाउंस है, मेडिकल क्लेम है, इस पर शोषण करने पर उतारू है, जबकि ये मेहनत कस करके अपना पसीना बहा के इस मिल को फायदे पे ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये नारायण दत्त तिवारी जी की कर्म भूमि है। उन्होंने इस मिल को यहाँ के नौजवानों के अनुरूप बनाया है। खबर विकासनगर से, जहां अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विकासनगर की जजरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक जगह हाल ही में सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई है, जिसमें कुछ मकान अभी निर्माणाधीन है, जिनको आज मौके पर पहुंचकर तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कम 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसपे हमने तो हटा दिए। 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है। उसको भी कल से उसके कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तोड़वा रहा हूँ साथ ही। तो अभी तक कितने तोड़े जा चुके हैं? करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। इसके अलावा और कहाँ चिन्हीकरण किया गया है? चिन्ही का इधर ही है, थोड़ा सुद्धू वाला से आगे को, यही आगे पीछे की साइड, उधर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम। कौन लोग हैं जो यहाँ पे? अभी एक सामने तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक भी आदमी कोई बता रहा कि मेरा मकान है, मेरा मकान है।
कोई भी नहीं बता रहा, बताने को राजी नहीं कोई भी। पहले नोटिस वगैरह दिया गया था क्या? नहीं, ये सरकारी जमीन में नोटिस की जरूरत ही नहीं है, हमारे बंजर जमीन पे बना रखा है इन्होंने। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। आज भी तहसील विकासनगर क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इस समय हम मौजूद हैं झाझरा क्षेत्र में। यहाँ बड़े पैमाने पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मकानों को यहाँ हाल फिलहाल ही एक पूरी बस्ती बसाई गई थी, जिसको आज तहसील प्रशासन ने जमींदोज किया है और तहसील प्रशासन अभी भी मौके पर मौजूद है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। तबरेज खान, के न्यूज़, विकासनगर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तरकाशी में बड़कोट को पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पेयजल सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट के अवगत कराया कि बड़कोट में कई जल परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मिनी ट्यूबवेल सहित 2 करोड़ के आसपास की अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। याचिका बीते कई दिनों से चले आ रही है कोर्ट में, और आज कोर्ट ने माननीय पेयजल सचिव को कोर्ट में वर्चुअली बुलाया था और सचिव साहब प्रेजेंट भी हुए थे। और सचिव साहब का कहना है कि हमने जवाब दाखिल कर दिया और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनाए हैं कोर्ट में कि 59 लाख का सेंशन करा, मिनी ट्यूबवेल के लिए 1-2 करोड़ का सेंशन करा है, लेकिन कोर्ट काफ़ी हद तक सहमत नज़र नहीं आई माननीय सचिव के जवाब से। तो सचिव को दोबारा 4 दिसंबर को कोर्ट में दोबारा आना है वर्चुअली, और उस दिन एक बेटर प्लान के साथ आना है, और वो मिनट ऑफ मीटिंग वो भी कोर्ट में प्रेजेंट करना है कि पेयजल एमडी के पेयजल के साथ भी मीटिंग करनी है, जल संस्थान के साथ भी मीटिंग करनी है, सबकी मिनट ऑफ मीटिंग कोर्ट में प्रेजेंट करना है कि क्या एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बड़कोट को पानी भरपूर दिलाने के लिए। खबर रामनगर से है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटन जोन को जाते ढेला रोड से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक टाइगर अपने किल किए चीतल को अपने मुंह में दबोच कर सड़क पार करके जंगल जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से ढेल की प्रेडेटर और जो प्रे है इनका रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अनुपात में हर्बीवोर्स हैं, तो इसलिए टाइगर भी अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए जैसे वीडियो बनाया है, ग्रामीण क्षेत्र है, लगातार स्कूली बच्चे भी हैं, ग्रामीणों को भी आवागमन में रहता है रोड में, तो किस प्रकार के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अगर ये टाइगर ऐसा है कि असामान्य सब बिहेव करे तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि एहतियात हम बरतेंगे, और जो इसमें ढेला रेंज की जो टीमें हैं वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। अंग्रेजों के बसाए मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। देश विदेश से पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद सैलानियों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारी खुश हैं। वाहन चालकों को भी पर्यटकों के आने से रोजगार मिल रहा है। चोपता में बर्फबारी से चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी देखने से पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पर्यटक चोपता में आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का दीदार भी कर रहे हैं। देश के साथ ही विदेशों के सैलानी भी चोपता पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से मुरझाए चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर गढ़वाल इलाके के हिल स्टेशन चोपता में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। यहाँ के हरे भरे बुग्याल और हिमालय के शानदार नजारे को देखने सैलानी खींचे चले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ आने वाले सैलानियों की तरफ से फेंका हुआ कचरा यहाँ की खूबसूरती को खराब कर रहा है। इससे यहाँ की आबो हवा को भी खतरा पैदा हो रहा है। अब वही है, पता नहीं वो यात्री पता नहीं क्या करते, वो जाते फेंक देते। कई सारे यात्री आते हैं। हाँ, बहुत यात्री आते। अब किसको मना करना, पता पानी ले रहा वो नीचे फेंक दिया, जिसको जहाँ लगता है वाह वहीं छोड़ दिया। अब इसमें तो आधा से ज्यादा टूरिस्ट भी गंदगी फैलाता है ना, और आधा से ज्यादा जो है मतलब दुकान वाले भी हो, चाहे घोड़ा खच्चर कोई भी हो, तो इसमें किसी को क्या बोलना। मतलब अगर 90% टूरिस्ट भी जो है मतलब रोड किनारे अगर बोतलें पड़ी हुई वो खुद हम जो है आंखों देखे सामने मतलब निकालते हैं, अपने बैग में संभालते हैं, फिर हमें बोलते हैं डस्टबिन कहाँ है, हम बोलते हैं यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे डाल दो। अब बाकी और क्या बताना, तो कचरा तो लगातार रहता है, इतना तो आपने भी देख लिया होगा, इतना तो रहता ही रहता है कचरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोपता में बढ़ते कूड़े के लिए यहाँ आने वाले सैलानी जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने इस समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अभी तो कोई नहीं देखा मैंने सर इधर ना, देखा हम भी रोज आते जाते रहते हैं इधर,
देखते हैं, बैठे रहते हैं, पर कोई मना नहीं करता है इनको ना। तब क्या लड़ते झगड़ते भी अगर मना करें? वो तो सर, वो तो हमने पूछा नहीं कभी है, अभी ने बोला भी नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर कोई वो नहीं है, दारू के नशे में है या कोई भी है, इसीलिए बोला भी नहीं आज तक। हालांकि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। उनका कहना है कि उन्हें इस दिक्कत के बारे में अभी पता चला है। मुख्य रूप से जो प्लास्टिक नालों में या गधेरों में फेंक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इससे पोल्यूशन के साथ साथ तो प्लास्टिक हमेशा के लिए ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जिसमें हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसके ऊपर अगर कोई ऐसी शिकायत करता है या ऐसी कोई पुख्ता जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो कि मामला भी संज्ञान में आया है, वहाँ पे संबंधित नगर निकाय से बात करते हुए और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन पंचायत हैं, उनसे बात करते हुए एक अभियान के रूप में ये जितने भी प्लास्टिक और अपशिष्ट की जो शिकायत है उसका निस्तारण भी करेंगे। और साथ ही में जो जिस प्रकार से टूरिस्ट और अन्य लोग बाहर से आके इस प्रकार का कूड़ा यहाँ पे हिमालय के क्षेत्रों में करके जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के घास के मैदानों में नो गो जोन के साइन बोर्ड लगे हैं। बावजूद इसके यहाँ सैलानी घूमते और पिकनिक मनाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण को खतरा पैदा होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।